हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे। उसमें है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। फर्स्ट क्वेश्चन है वेद संख्या में 4 है। वेद कितने हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन 4 प्रकार के? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद संख्या में 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है। ऋग्वेद की रचना कितने वर्ष पूर्व हुई है? 3500 वर्ष पूर्व हुई है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 देवता कौन कौन महत्वपूर्ण है? पहला अग्नि है, दूसरा इंद्र है और तीसरा सोम है। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ऋग्वेद में सभी सूक्तियों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी? नहीं, ये गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है? हाँ, सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। इसे ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, इसे केवल उच्चारण किया जाता है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही, इसलिए ऑप्शन सी होगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। क्या किया था? कुछ ऐसे जो प्रार्थना है उसकी रचना महिला भी की थी, इसीलिए कथन 1 गलत है। कथन 1 में क्या था कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी? नहीं, कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो महिला द्वारा भी रची गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। ऋग्वेद को क्या किया जाता था? पढ़ा नहीं जाता था, इसका केवल उच्चारण और श्रवण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? कौन सा ऐसा नदी है जिसका उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो गंगा और यमुना का सबसे कम उल्लेख हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 और 4। मतलब गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे कम हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है। किसका किसका वर्णन कई बार हुआ है? सरस्वती का वर्णन हुआ है, सिंधु का वर्णन हुआ है और उसकी सहायक नदी। सिंधु का सहायक नदी कौन कौन है? व्यास है, सतलज है, व अन्य है। परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी है। 4th क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भाषा है, सूची 2 में भाषा परिवार है। ठीक है, तो फर्स्ट संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा है। कौन सा भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? संस्कृत भाषा जो कौन सा भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत यूरोपीय भाषा परिवार से है। संस्कृत कौन से भाषा परिवार से है?
भारत यूरोपीय भाषा परिवार से है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा कौन है? तो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार है। कौन है? तिब्बत वर्मा भाषा परिवार है। मलयालम भाषा जो है किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? मलयालम जो है कौन सा भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? द्रविड़ भाषा परिवार से। और मध्य भारत कौन सा भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। देखिए संस्कृत जो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा किससे जुड़ा हुआ है? तिब्बत वर्मा से। पूर्वोत्तर किससे जुड़ा हुआ है? तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से जुड़ा हुआ। मलयालम किस भाषा परिवार से जुड़ा हुआ? द्रविड़ भाषा परिवार से। मध्य भारत की भाषा किससे जुड़ा हुआ है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस भाषा से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में, माँ हिंदी में बोलते हैं और मदर अंग्रेजी में बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। पूर्वोत्तर देशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? पूर्वोत्तर में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषा है। मलयालम भाषाएं किसकी है? मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। मध्य भारत के जो भाषा है, मध्य भारत के भाषा किस भाषा परिवार से जुड़ा है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। हाँ, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाई जो होती थी जमीन के लिए भी होती थी, ये भी सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। नहीं, केवल सरदारों और पुरोहितों में नहीं बांटा जाता था, बल्कि लोगों, जनता में भी बांट दिया जाता था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। हाँ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों को रथ खींचने के काम में लाया जाता था, ठीक है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाई में क्या होता था? मवेशी को जीता जाता था। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जाती थी? जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता था। लड़ाई किसके लिए किस के लिए लड़ा जाता था? लड़ाई मवेशी के लिए भी लड़ा जाता था और लड़ाई ज़मीनों के लिए भी लड़ा जाता था। वैसा ज़मीन जहाँ चारागाह अच्छा हो और वैसा ज़मीन जो उपजाऊ हो, जौ जैसी फसलों के लिए उपजाऊ हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ा जाता था। युद्धों में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो युद्ध में धन जीता जाता था उसका जो भाग था, कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अतः कथन सी गलत है। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। किसकी आहुति दी जाती थी? अनाज की, जानवरों की। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं थी। उस समय अस्थायी सेना थी या नहीं थी? कोई अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को
अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। हाँ, पुरोहित जो है ना, पुरोहित को क्या बोला जाता था, उसको ब्राह्मण भी बोला जाता था, और ये क्या करता था, यज्ञ और अनुष्ठान करता था। दूसरा, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। नहीं, ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। पुरोहित क्या करता था, पुरोहित को तो पहले ब्राह्मण भी बोला जाता था, और जब ब्राह्मण है तो यज्ञ और अनुष्ठान करेगा ही। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, और न ही इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। ऋग्वेद काल के राजा कैसा था, इनके पास कोई बड़ी बड़ी राजधानियाँ नहीं होती थी, और ना ही महल होते थे। राजा के पास ना महल होता था, और ना ही बहुत बड़ी बड़ी राजधानियाँ होती थी, और ना ही इनके पास कोई सेना थी। राजा के पास सेना भी नहीं होती थी, और ये कर भी नहीं वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जब राजा की मृत्यु होता था तो जो उसका बेटा था वो अपने आप शासक नहीं बनता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आवास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, कबीले का जो आम सभा होता था उसको क्या बोलते थे, समिति बोलते थे, अपने राजा को चुनती थी। ठीक है, राजा को कैसे चुनता था, राजा को एक आम सभा होता था जो कि समिति कहलाता था, उसमें राजा को चुना जाता था। जो राजा का बेटा होता था वो अपने आप राजा नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है। फर्स्ट, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पुरुष जन या विष, ये मिलता है ऋग्वेद में। दूसरा, भारत जन या विष, ये भी मिलता है। तीसरा, यदु जन या विष, ये भी मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विष का प्रयोग होता है। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन सा शब्द यूज होता था, एक जन होता था, दूसरा विष होता था। ठीक है, वैसे शब्द विष से ही निकला, वैसे शब्द जो है कहाँ से निकला है, विष से निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में किसके किसका नाम मिलता है, विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन या विष, भारत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे, तो दसायु कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दसायु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु कौन लोग होते थे, जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दासी शब्द का मतलब क्या हुआ, गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े
अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब शुरू हुई? 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन एक गलत है। ये जो है ना, कहाँ कहाँ प्रचलित थी? कथन एक में ये बोल रहा था कि यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। नहीं, यह प्रथा दक्कन में तो प्रचलित ही था और दक्षिण भारत में ही प्रचलित था, उत्तर भारत और कश्मीर में भी प्रचलित था। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर ही भी होते थे। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत, शवाधान, शिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चीज जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाता है? तो महापाषाणी कब्रों के कौन सा चित्र दर्शाता है? फर्स्ट, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, ये सही है। और दूसरा, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, नहीं, ये गलत है। ये सही है। पत्थरों के बड़े चबूतरे होते थे, ये गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। कभी कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर कैसा होता था? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, और कभी कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण था जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाता था। ये जो है ना, गोलाकार पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये जो क्या दर्शाता था? जमीन की अंदर के कब्रों के बारे में ये दर्शाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th। सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। क्या है? महापाषाणी कब्र जो है ना, उसमें कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? काले लाल मिट्टी के बर्तन जाना जाता था। लाल जो है ना, लाल रंग से मिट्टी के बर्तन में क्या किया जाता था? काले रंग से नीचे चित्रकारी किया जाता था और लाल रंग से ऊपर उसका जो मुहाना है ना, वहाँ पे पेंटिंग किया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। ये जो काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ मृतकों को दफनाया जाता था, ये कहाँ मिलता था? महापाषाणी कब्रों में मिलता था। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे और औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुए? सोने के गहने प्राप्त हुए, पत्थर हुआ, घोड़े के कंकाल भी प्राप्त हुआ, औजार और हथियार ये सब भी प्राप्त हुआ है कब्रों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त नीचे दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। हाँ, कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। हाँ, एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले, ये भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके। हाँ, खड़ी चट्टान रखा जाता था और गोलाकार, ये भी सही है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। नहीं, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ये सही नहीं है। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के, कितना मिला? 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। मतलब उस समय जो उसका सामाजिक स्थिति था ना, उसके भिन्नता को दर्शाता था। कैसे कि इसमें क्या होता था, कुछ लोग जो मरते थे उनके साथ सोना दफनाया जाता था और कुछ लोगों के साथ मिट्टी का बर्तन दफनाया जाता था। इससे ये पता चल जाता है कि उस समय भी सामाजिक भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे। जो अमीर थे उनके साथ सोना दफनाया जाता था और जो गरीब थे उनके साथ मिट्टी का बर्तन दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया जाता था।
बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उन पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्रों को कैसे पहचाना जाता था? गोलाकार चिन्ह या खड़े पत्थर करके उसको पहचाना जाता था। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता, जिसे बड़ा सुराख होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता है, न कि डेथ होल कहा जाता है। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था, जिसे पोर्ट होल कहा जाता है, न कि डेथ होल कहा जाता है। कब्र, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसको डेथ होल नहीं बोल के क्या बोलते थे? पोर्ट होल बोलते थे। जो कब्र में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, उसको डेथ होल नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? पोर्ट होल बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव घोर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोर नदी के किनारे एक जगह पे है। ये घोर नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा की सहायक नदी है। इस जगह 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग घोर नदी के किनारे रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिली है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। इसमें जो है ना, इनाम गांव में वयस्क लोगों को कैसे दफनाया जाता था? सीधे लेटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। इनाम गांव में जब लोग मृतकों को दफनाते थे तो उसका सिर किस साइड होता था? उत्तर साइड होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। कहाँ? इनाम गांव में। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। कितने वर्ष पहले हुए थे? 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। चिकित्सा शास्त्र पर क्या लिखा? चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। थैंक यू दोस्तों।